एशिया रीजनल फाइनल्स में एंट्री होने से पहले कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यूएई की बात करें या फिर नेपाल की बात करें या फिर हांगकांग की बात करें जो ये और उधर ओमान की अगर हम बात करें तो इन 4 टीम्स में अगर हम देखें तो एक हांगकांग टीम ही कहीं ना कहीं ऐसी थी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपने साथ एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस लेकर एंट्री होने वाली थी एशिया रीजनल फाइनल्स में। लेकिन एट द एंड उन्हें भी एक परफॉर्मेंस ऐसी ज़रूर मिल गई इस रीजनल फाइनल में एंट्री होने से पहले कि जिसके थ्रू वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं और एक कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं फील कर सकते हैं जब वो एशियन रीजनल फाइनल्स में खुद को एंट्री करेंगे। फाइनली एट द एंड आखिरी गेम में जाकर उन्हें एक परफॉर्मेंस जरूर मिली जिसे वो एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि हमें आने वाले रीजनल फाइनल्स में किस तरह से परफॉर्मेंस करनी है और क्या क्या चीज़ दिखानी है। लेकिन इस मैच में भी कहीं ना कहीं एक दो तीन चीज़ें हांगकांग ने ऐसी कर दी हैं जिसका खामियाजा रीजनल फाइनल्स में आप भुगतना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। आगे बात जरूर करेंगे। आज कई सारे 2-3 रिकॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं बनाए। बाबर हयात ने सबसे फास्टेस्ट T20 50 लगाई हांगकांग के लिए। अगर आप देखें इस साल की सेकंड सबसे फास्टेस्ट, वो आप जाकर कम्युनिटी में जाकर चेक कर सकते हैं कि रिकॉर्ड्स आखिर 2 बड़े बनाए हैं वो क्या कुछ बनाए गए हैं। इस मैच में 2 पहलू थे। अगर आपको हम शुरू में सबसे पहले वो वाला फटाक से समझा देते हैं कि 212 हांगकांग ने बनाए थे और यूएई ऑलरेडी एक मैच जीता हुआ था, उनका नेट रन रेट प्लस में था और हांगकांग को इस मैच को बड़ी अंतर से जीतना था। तो 212 रन यहाँ पर जो हम देखें हांगकांग ने बनाए थे और उन्हें यूएई को 134 से या 35 से नीचे रखना था। 135 से नीचे रखना था। अगर वो यूएई को 135 से नीचे रखने में कामयाब हो जाते तो हांगकांग का जो नेट रन रेट है वो यूएई से बेहतर हो जाता और एक जीत के साथ हांगकांग नेपाल के खिलाफ फाइनल खेलता हुआ नजर आता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और यूएई की टीम 143 रन तक पहुंच गई। और उसके बाद हुआ क्या, ये आप देखिए जो पॉइंट टेबल का हाल रहा। आप देखिए पॉइंट्स दोनों का सेम है लेकिन नेट रन रेट के आधार पर बहुत ही बैरेस्ट ऑफ मार्जिन जो नेट रन रेट रहा उसके आधार पर यूएई जो है वो अब फाइनल खेलेगा नेपाल के साथ। जहां पर आप देख पा रहे हैं यूएई का जो नेट रन रेट है वो है 0.879 और हांगकांग का है -1.102। तो ये इससे कहीं ना कहीं यूएई जो है वो खेलेगा नेपाल के खिलाफ फाइनल। ये रीजन रहा कि यूएई कहीं ना कहीं हारने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जीत गया और वो फाइनल में कहीं ना कहीं खुद को देखता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ बात करते हैं इस गेम की एंड इस गेम की अगर हम देखें तो फेस बाय फेस कंपैरिजन से शुरुआत करते हैं। कैसा रहा है? ज़रूर देखिए 1 से 6 ओवर की बात करें तो यहाँ हांगकांग ने 55 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, वहीं यूएई ने 43 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। और तो पहला फेस जो है वो हांगकांग के नाम गया। उसके बाद 7 से 15 की बात करें जो मिड फेस है वहाँ पर हांगकांग ने 83 रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान पर, बहुत शानदार खेले। वहीं यूएई ने 52 रन बनाए और 2 विकेट भी साथ साथ में गंवाए। तो एक और जो फेस है मिड फेस भी ये हांगकांग के नाम रहा। वहीं डेथ फेस 16 से 20 की बात करें 16 से 20 ओवर की तो यहाँ पर हांगकांग ने 74 रन बनाए और 2 विकेट का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। वहीं यूएई ने 16 से 20 ओवर में सिर्फ 48 रन और जोड़े और एक भी विकेट का नुकसान उन्हें हुआ नहीं और ये फेस भी अगर आप देखें तो हांगकांग के नाम रहा। बिल्कुल, अगर आप मैच के लिहाज से देखेंगे तो तीनों फेसेस में हांगकांग ने डोमिनेट किया है और यही कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हांगकांग ने थ्रैश किया है यूएई को इस गेम में। तो कहना गलत नहीं होगा। तीनों फेसेस में पावर प्ले में, मिड में और डेथ ओवर में, तीनों फेसेस में हांगकांग ने, चाहे वो बैटिंग साइड पे हो, ओवरऑल कंपैरिजन देखें तो हांगकांग ने यूएई को मात जरूर दी है। लेकिन थर्ड फेस में कहानी कुछ और ही चल रही थी अगर हम बात करें यूएई के पर्सपेक्टिव से। खैर अब यहाँ पर बात करें कॉन्ट्रीब्यूशंस की एंड निजाकत खान एक और बार फेलियर, कोई बड़ी बात नहीं है। निजाकत खान अपना टच ना भी ढूंढ पाए थे पहले भी और ना यहाँ पर ढूंढ पाने में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपके सामने आज शाम को हम प्रेजेंट जरूर करेंगे, उसे जरूर एक बार गौर से पढ़िएगा और समझिएगा। उसके बाद एंड मार्टिन कॉर्डजे यहाँ पर उनके साथ ओपनिंग करने के लिए आए थे। उनका बल्ला जबरदस्त बोला। उनकी इनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत पावर हिटिंग प्लेयर है वो, बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला जैसा आज उन्होंने खेला है। अच्छा है कि उन्होंने आज ये इनिंग दिखाई, कुछ शोकेस दिखाया कि टीम को भरोसा दिलाया कि हाँ आप मुझे ओपनिंग ट्राई कर सकते हैं, मैं बहुत एक अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ 6 ओवर का भी, साथ साथ में एक लंबी इनिंग भी खेल सकता हूँ तेज़ तरार। काफ़ी पावर है उनमें, खड़े खड़े उन्होंने सिक्सेस भी लगाए हैं और कुछ अच्छी बॉलों पर भी उन्होंने सिक्सेस लगाए हैं जो काफ़ी बेहतर थी, गुड लेंथ पर थी। वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी अच्छे शॉट्स जो हैं वो मारे हैं बाउंड्रीज़ के लिए। 10 चौके हैं उनमें, 4 छक्के भी उन्होंने लगाए हैं। अगर हम देखें उनकी थ्रू आउट द इनिंग में बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट भी रही है, कमाल की इनिंग रही है अगर हम आज की बात करें मार्टिन कॉर्डजे।
बिल्कुल वही अंशुमन रथ ने 35 बॉलों में 41 रन यहाँ पर बनाए, जो कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर खड़े थे। जी हाँ, सेंचुरी पार्टनरशिप भी उन दोनों के बीच में यहाँ पर हुई है। उसके बाद बाबर हयात ने 20 बॉलों में 60, ये बेहतरीन फिनिश किया। एक बाबर हयात हमें दिखे हैं जो हमने अपने बैटिंग यूनिट वाले वीडियो में भी कहा था, आपको याद होगा कि हांगकांग की बैटिंग की जब हमने बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि बाबर हयात जो है वो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, उन पे ट्रस्ट जताया जा सकता है बैटिंग में। मार्टिन कॉटजे ये आज जरूर चले, लेकिन अब देखना होगा कि अब कितने मैच बाद चलेंगे। अगर ये नेक्स्ट मैच में चलते हैं उसके बाद भी चलते हैं तो कंसिस्टेंट चलने का मतलब ये नहीं कि हर मैच में 80 मारे, 30 मार के जाए, 35 मार के जाए, चलने का मतलब ये होता है स्टार्ट दे, जी हाँ, एक टीम को स्टार्ट दे, ये इसे हम कंसिस्टेंसी कहेंगे। अब देखना होगा कि सिर्फ एक मैच में आज चलिए आज के दिन तो आपकी तारीफ हो गई, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पर आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं कि नहीं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब उसके बाद बाबर हयात ने 20 बॉल में 60 किया, उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया, वो जाकर आप चेक कर सकते हैं कम्युनिटी में जाकर हमारे। एंड बॉलिंग की बात करें, 212 रन इन बॉलर्स ने कहीं ना कहीं मिलकर आज लुटाए हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं बॉलर्स को? डेफिनेटली अयान अफजल खान और जहूर खान इस गेम में नहीं थे। अयान खान तो खैर अंडर-19 प्रीमियर कप खेल रहे थे और जहूर खान भी इस गेम में नहीं थे। जुनैद सिद्दीकी यहाँ जरूर थे। किस तरह से आप देख रहे हैं बाकी बॉलर्स? हम कह रहे थे आज बॉलिंग यूनिट के वीडियो में जो हम कह रहे थे कि जुनैद, अयान और जहूर के ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे रीजनल फाइनल्स में, क्योंकि उसके अलावा बाकी बॉलर्स पे टीम टारगेट करेगी और आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जरूर सही कहा आपने। देखिए अगर हम एक ऑन एवरेज देखें, परसेंटेज वाइज देखेंगे, अगर आज की मैच में जो बॉलिंग हुई है वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अराउंड 30% जो बॉलें हैं वो गुड लेंथ पर डाली। अच्छी बात है, चलिए ट्राई कर रहे थे बॉलर्स कि हाँ इस लेंथ पर डालेंगे तो हम बचेंगे, और कुछ बॉलें अच्छी भी डाली हैं, ऑफ साइड में ऑफ स्टंप पर रखी हैं बॉलें, चाहे वो स्पिनर हो और पेसर भी हो। लेकिन वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको कुछ परसेंटेज और ज़्यादा मिलेगा। यहाँ अराउंड कम से कम 46-47% के तहत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि शॉर्ट बॉलें बहुत ज़्यादा डाली गई। फिर अगेन ये दिक्कत ज़रूर आ रही है प्लेयर्स के, बॉलर्स के साथ, और ये हमने देखा है टीमों में कि शॉर्ट बॉल आप डाल ज़रूर रहे हैं, लेकिन किस तरह, किस लाइन पर, किस जगह डाल रहे हैं, ये दिक्कत ज़रूर है। आप मोस्टली शॉट देखेंगे, चाहे आप बाबर हयात के देखें, स्टैंड खड़े होकर उन्होंने शॉट लगाए हैं, स्पीड नहीं है, और स्पीड है तो फिर आपकी जगह जो है, आपकी जो शॉर्ट बॉल की यहाँ कम से कम गले के पास या फिर सीधा आँखों में बॉल आ नहीं रही है, बहुत स्लो बैट्समैन तक पहुँच रही है, बहुत टाइम मिल जाता है बैट्समैन को कि वो रन्स करें। और आज यूएई के जो बॉलिंग लाइनअप हुई है, यूएई की जो बॉलिंग हुई है उसमें हमें बहुत देखने को मिला है, और स्पिनर से काफ़ी पटकी हुई बॉलें देखने को मिली है, तभी खामियाजा है। आप देखेंगे अगर हम देखें फराजुद्दीन 3 ओवर में 35 रन उन्होंने दिए हैं, और पेसर्स को भी अगर आप बासिर हमीद ने भी 1 ओवर में 14 रन दिए हैं, वहीं जुनैद सिद्दीकी ने 4 ओवर में 36 रन दिए हैं। कुछ बॉलें उन्होंने अच्छी रखी, गुड लेंथ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर आप किसी का देखेंगे तो उन्हीं का है, उन्होंने रखी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी शॉर्ट बॉलें रखी हैं, उन्होंने भी स्लॉट में भी रखी है। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लाइन लेंथ से डालना ये क्यों नहीं कर पा रहा कोई बॉलर, अभी भी हमें नहीं दिखा। एक सोमपाल कामी ऐसे दिखते हैं जो लगातार, ललित राजवंशी है वो दिखते हैं बॉलिंग कराते हुए। एक बेसिक है कि अगर आप 4 ओवर भी अगर आप एक जगह एक टप्पे पर सेट कर नहीं डाल पा रहे तो 10 ओवर और फिर उसके बाद और लंबा फॉर्मेट आप कैसे करेंगे? ये बड़ा अजीब सा लगता है, एक बहुत नहीं नज़र आता। एक बॉल आपने डाली है स्लॉट में, दूसरी बॉल आप डाल रहे हैं गुड लेंथ पर, तीसरी बॉल आप डाल रहे हैं शॉर्ट बॉल, फिर आप हाफ बॉलिंग पे पहुंच जाते हैं, थोड़ा अजीब लगता है। और फिर रन ऐसे ही पड़ते हैं जैसे सामने वाली टीम मार रही है। बिल्कुल, और आप फिर सोचते हैं कि हमारे खिलाफ टीम ने 212 कैसे मार दिए और हम मैच कैसे हार गए, हम ये इवेंट कैसे हार गए। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो निकल कर सामने आती हैं, जिसपे आप काम करते हुए नजर नहीं आते। मोहम्मद वसीम को देखिए 3 ओवर में 44 फिर से बॉलिंग कराने के लिए आ गए। ऑलरेडी आपने एक बहुत बड़ा एक सेटबैक झेला है जब अंडर-19 वो माफ कीजिएगा एसीसी प्रीमियर कप जो सीनियर्स का था, वहां पर आपने एक ओवर कराकर वैसे ही ब्लेंडर किया था। आप दोबारा ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, शायद फिर से सोच रहे हैं रीजनल फाइनल्स में करने की कोशिश मत करिए, रहने दीजिए। जो काम आपका नहीं है, आप बैटिंग का काम है वहां कर नहीं पा रहे हैं इस ट्रांजिशन सीरीज में, वहां पर फोकस करें तो बहुत ज्यादा टीम की आपको वहां ज्यादा जरूरत है बजाय बॉलिंग यूनिट के। खैर 7 बॉलर्स का इस्तेमाल हुआ एंड एक बॉलर आप भूल रहे हैं, मिलान केसवानी। क्या हम इन्हें एक्सपेक्ट कर रहे हैं रीजनल फाइनल्स में मैचेस में लेना? क्योंकि एक नहीं, ये लगातार अच्छा कर रहे हैं। एक चीज है, अभी मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगा, एक चीज डायरेक्ट मैं लास्ट में जोड़ना चाहूंगा, मुझे याद है ये बॉलर, इसलिए मैंने अभी बात नहीं की है, थोड़ा सा आगे चलकर बात। ठीक है, तो बात करते हैं अब चेस की तरफ। यहाँ अगर चेस की बात करें यूएई की, तो शुरू में ही बेपटरी हो गई। शुरू में ही अगर हम देखें तो धड़ाधड़ विकेट्स उनके गिरते चले गए। मोहम्मद वसीम एक और बार यहाँ फ्लॉप हुए। इस इतने बड़े स्कोर के लिए आपको इस तरह के बैट्समैन की जरूरत है जब आपको बड़े चेस करने हो, ये या फिर नीचे आसिफ खान। बिल्कुल, ये
ये दोनों जिस तरह से बैटिंग करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को लंबी इनिंग फायर पावर वाली खेलनी थी 80, 90, 95 रन की, तो यूएई इस तरीके के बड़े टोटल को चेस करने में कामयाब हो सकता था, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं फ्लॉप हुए। आसिफ खान तो मेरे ख्याल से 0 पे आउट हुए और उन्होंने पूरी स्ट्राइड्स सीरीज को ही वेस्ट कर दिया है। अगर देखें इतने मौके उन्हें जो मिले, वो एक बड़ी इनिंग जिससे जो वो चाहते होंगे कि कॉन्फिडेंस मिल जाए, वो आने को नहीं मिली। अब वो एक्सपेक्ट करेंगे कि फाइनल में उस तरह की इनिंग उनसे आए या फिर नहीं, अब वो फाइनल के लिए देखेंगे। यहाँ पर खालिद शाह की बात करें, 25 बॉल में 35 रन जरूर किए, लेकिन वो भी आउट हो गए। चलिए उन्होंने कम से कम 35 रन किए तो सही, कुछ रन तो तेज तरह खेले। उसके बाद बासिल हमीद, यहाँ पर अलीशन शराफ ने भी 30 रन किए, पार्टनरशिप करने की कोशिश की। उसके बाद निलांस केसवानी ने और बासिल हमीद उजान पार्टनरशिप की 50+ पार्टनरशिप, वो कहीं ना कहीं उनको रन रेट को बेहतर करने, क्रॉस करने में और फाइनल में पहुंचाने में हेल्प जरूर किया। बासिल हमीद एक टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। नहीं, अब ये उल्टा थोड़ा हो रहा है, आप भी शायद इससे सहमत होंगे या नहीं पता नहीं। अब बाकी प्लेयर स्कोर कर रहे हैं तो मोहम्मद वसीम ने करना बंद कर दिया। बिल्कुल है, नोटिस तो कर ही रहे हैं, इसमें क्या ये अजीब है, क्योंकि डायरेक्टली है कि कितना प्लेयर भी चल जाए लेकिन उस लिमिट पर स्कोर नहीं हो पाएगा जितना पिच मांग रही है। जी हाँ, और ये दो बैट्समैन कर सकते हैं, मोहम्मद वसीम और आसिफ खान। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल करेक्ट कहा है। ये आपको दिखेगा जब ऊपर के बल्लेबाज जब बेहतर बल्लेबाजी करेंगे, वृत्ति अरविंद है, मोहम्मद वसीम है और आसिफ खान है, तो ये स्पीड से अगर करेंगे तभी टीम एक बेहतर चेस कर पाएगी या एक बड़े से बड़ा टोटल दे पाएगी। ये एक दिक्कत जरूर है, बासिल नीचे आते हैं। ये आपने बहुत सही कहा, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करिए, जब ये विकेट गिर गए, मोहम्मद वसीम को 5 विकेट हो गए थे लगभग, और दोनों 0-0 पे थे। बासिल हमीद और निलांस केसवानी मेरे ख्याल से शायद दोनों 0-0 पे थे। क्यों उन्होंने नहीं सोचा कि हम जीत के लिए जाएं? बस यही कॉन्फिडेंस तो है। क्यों उन्होंने नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जीत तो हम सकते ही नहीं, कोशिश भी करें नहीं, वो कोशिश नहीं करें। क्योंकि अरे कम से कम बच के पॉइंट्स टेबल पे थोड़ा सा ऊपर आकर फाइनल तो खेल लें। ये कॉन्फिडेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इतने बड़े स्कोर के लिए आपका अगर टॉप ऑर्डर लगातार रन्स नहीं कर रहा तो फिर आपकी टीम फंस सकती है। सोच के चलिए आज का ये मैच सेमीफाइनल होता तो क्या बस हो गया खत्म, क्योंकि तो आप रन रेट के आधार पर तो नहीं पहुंच सकते थे। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स टेबल में तो नेपाल आपसे काफी ज्यादा ऊपर है। अगर ये ऐसा होता बिल्कुल तो हम कहते, तो ये सब कहने वाली बात है, आपने सही कहा। नहीं जरूर, तो ये अच्छा है, बाकी प्लेयर रन कर रहे हैं। निलांस केसवानी ने आज दिखाया उनके अंदर भी बैटिंग का टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है। बहुत अच्छा है कि आप बॉलिंग से बैटिंग से कंट्रीब्यूट करें। 31 रन उन्होंने बनाए, 26 बॉलों में नॉट आउट रहे। बासिल हमीद 30 रन 37 बॉलों में, वो लगातार रन कर रहे हैं। टीम के लिए बहुत अच्छा है, हर कंडीशन में वो अपने आप को ढाल रहे हैं। टीम को अगर ठहरने की जरूरत है ठहर भी रहे, तेज खेलना है तो वो तेज भी खेल कर दिखा रहे हैं, जो कि बहुत बेहतरीन है। लेकिन अब परेशानी दूसरी जगह से आ रही है। जी हाँ, टॉप ऑर्डर। और फिर हमने कहा भी था कि पावर प्ले में अगर आप विकेट गंवा दिए हैं तो बड़ा मुश्किल होगा उस टीम का मैच में आ पाना। मुश्किल सा नजर आएगा कि हाँ कुछ हो जाए, बहुत मुश्किल नजर होगा कि वो टीम वापस आ जाए मैच। और आज हमने देखा आपने देखा होगा 3 विकेट 43 रन पे गंवा दिए यूएई ने 6 ओवर के अंदर। ऊपर के बल्लेबाज गए और आप मैच का हाल देखिए। वहीं हांगकांग ने 55 पे 2 विकेट गंवाए, ऊपर के बल्लेबाज थे तो उनका टोटल देखिए। ये सीधी सी बात होती है, बल्लेबाज जो है वो काफी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। ये नहीं कह रहे हम कि यहाँ कि ये कभी हुआ ही नहीं है ऐसे कि बाकी बल्लेबाजों ने कभी मैच को जिताया नहीं है या बाकी बल्लेबाज बेकार है, बिल्कुल नहीं। आप नेपाल का अभी हालिया देखिए, 3 विकेट गिर गए फिर भी जिता दिया, होता है ऐसा। और आपको ये भी देखना है कि आपने कितने रन चेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही, पहले 212 खा चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम देखते हैं वो यही होता है कि 3 विकेट या 4 विकेट टीम ने गंवा दिए हो, वो स्ट्रगल कर रही हो अगर 6 ओवर के अंदर, तो उसका वापस मैच में आ पाना बहुत मुश्किल सा नजर आता है। बिल्कुल, और आज उसका एक और एग्जांपल हमें देखने को यहाँ पर जरूर मिला है। बासिल हमीद और निलांस केसवानी ने टीम को फाइनल तक जरूर पहुंचा दिया उस मार्जिन को क्रॉस करके, लेकिन एक बहुत भारी और हेवी डिफीट यहाँ पर गेम में मिला है, जो कि हांगकांग को एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस जरूर देगा। रीजनल फाइनल से पहले जो वो लगातार हार रहे थे और खराब परफॉर्मेंस हो रही थी, उसमें एक बूस्टअप जरूर उनके लिए जाएगा। एंड हांगकांग की बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? आज रन्स ढेरों थे बॉलर्स के पास, चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर बॉलिंग किस तरह से आप देख रहे हैं? जरूर मैं ऑन पूरा मैच ही बात करूंगा, वो 135 140 की बात नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ पर थोड़ा सा अब ट्विस्ट डाल देते हैं। अब वो निलांस केसवानी वाली बात यहाँ दोहरा देता हूँ। निलांस केसवानी है लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो 4 ओवर में 1 मेडन 13 रन 1 विकेट उन्होंने निकाला। यासिर मुर्तजा है लेफ्ट आर्म स्पिनर, 4 ओवर में 9 रन 1 विकेट उन्होंने निकाला। और तो जिन्होंने देखा होगा उनको लगा होगा हाँ ये शॉट तो इन्होंने हवाई फायर किया और बोल्ड हो गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। बॉल पड़ने के बाद टर्न कम से कम इतनी हुई। निलांस केसवानी की बॉल पड़ी और वो भी
टर्न हुई हल्की सी और वो भी ऊपर की तरफ बैकफुट पे गए बल्लेबाज, उन्होंने उठा के मारा और सीधा निराज केसवानी ने खुद ही कॉट एंड बोल्ड किया था। और उसके बाद अभी थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, ललित राजवंशी ने क्या स्पेल डाला था, उन्होंने भी बेहतरीन। कुशल मल्ला की तरफ चलेंगे, वो भी लेफ्ट आर्म है, 4 ओवर में 1 पैड इन 10 रन, कोई विकेट लिया नहीं है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर इस मैच में भी, तो ये चीज मैं थोड़ा सा गौर करवाने की कोशिश कर रहा था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत इफेक्टिव नजर आने वाले हैं हमें आने वाले इस रीजनल फाइनल्स में, बजाय कुछ क्वालिटी अगर किसी बॉलर में है वही चमकेगा, और लेफ्ट आर्म स्पिनर हमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले वक्त। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि एहसान खान ने यहाँ स्ट्रगल किया है, उस लेवल का परफॉर्मेंस एहसान खान से नहीं आया जितना यासिन मुर्तजा कर गए हैं अपने इन 2-3 मैच में उन्होंने किया। जी हाँ, कुशल मल्ला ने कल बेहतरीन स्पेल डाला, राजवंशी ने अच्छा स्पेल डाला था, नीलांज केसवानी यहाँ पर लगातार सीरीज मॉरी सबके साथ भी आएंगे, और फिर उसके बाद अयान अफजल खान आएंगे, वो भी बहुत इफेक्टिव होंगे, उनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है जगह खेलकर और ओडीआई मैचेस भी खेलकर। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो काफी इफेक्टिव हमें नजर आ सकते हैं रीजनल फाइनल्स में के टूर्नामेंट में, और देखने ही बनता होगा कि किस तरह से चीजें आगे घटेंगी। तो ओवरऑल ये पूरा हाल रहा आज की डेट में। एंड पेसर्स का क्या हाल रहा आज हांगकांग के, कि वो एक बड़ा सरदर्द तो रहेगा ही, नहीं वो तो साथ जुड़ा रहेगा क्योंकि आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ 4 ओवर में 37 रन 1 विकेट, आयुष शुक्ला, एजाज खान कोई विकेट मिला नहीं उन्हें, 4 ओवर में 36 रन, नसीरुल्लाह राणा 4 ओवर में 42 रन। स्ट्रगल ऑन रहेगा पेसर्स का, सबका 9 से ऊपर का वो है कौन। बिल्कुल, एहसान खान को पावर प्ले में आना पड़ा था, तब उन्हें मोहम्मद वसीम का विकेट मिला था। ये बात भी गौर करिए, एहसान खान कितने जरूरी है हांगकांग के लिए, ये फिर से पता चल गया। बिल्कुल सही। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए रेलवे चैनल के पास। एक बॉलिंग यूनिट का वीडियो कहीं ना कहीं हमने डाला है कि जो बॉलिंग यूनिट है इन 4 टीम्स की, ओमान, यूएई, नेपाल, हांगकांग, ये किस तरह से रेडी हो रही है, कितनी तैयार है, इसके बारे में वीडियो एक डाला हुआ है सुबह, जरूर चेक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।